करम ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो लगभग 4000 साल पुराने हैं। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सभ्यता की जो अपने समय से बहुत आगे थी। बिल्कुल। एक ऐसी सभ्यता जिसने उस जमाने में ऐसे शहर बसाए जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं, और फिर वो अचानक जैसे कहीं खो गई। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। इस सभ्यता का नाम, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहें या हड़प्पा सभ्यता, हमेशा एक कंफ्यूजन सा रहता है। हाँ, ये सवाल सबसे पहले आता है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है सिंधु नदी से। जब शुरुआत में खोजबीन हुई तो लगभग सारे पुराने शहर और बस्तियां सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास ही मिले। अच्छा, तो मतलब जहां जगह मिली उसी नदी पर नाम रख दिया? बिल्कुल। उस समय के जो पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे, जॉन मार्शल, उन्होंने कहा कि भाई सब कुछ सिंधु घाटी में है तो इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रख देते हैं। सीधी सी बात। लेकिन मुझे लगता है कि जॉन मार्शल भी जानते थे कि ये कहानी इतनी छोटी नहीं है। आपने बिल्कुल सही समझा। वो बहुत दूर की सोच रहे थे। उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा भी था कि अगर भविष्य में इस सभ्यता की जगहें सिंधु घाटी से बाहर भी मिलती हैं तो हमें इसका नाम बदलकर भारतीय सभ्यता कर देना चाहिए। मतलब वो अंदाजा लगा चुके थे कि ये फैलाव बहुत बड़ा होने वाला है। जी, पर फिर इसमें एक नियम आ जाता है। पुरातत्व विभाग का, मतलब आर्कियोलॉजी का एक पक्का नियम है। वो क्या नियम है? नियम ये है कि किसी भी नई सभ्यता का नाम उस जगह के नाम पर रखा जाएगा जो सबसे पहले खोजी गई हो। ये एक तरह से उस पहली खोज को सम्मान देना है। अच्छा, तो इस मामले में सबसे पहली खोजी गई साइट कौन सी थी? वो थी हड़प्पा। ओह, तो इसलिए तो नियम के हिसाब से इसका सही नाम हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए। बिल्कुल सही। हालांकि आज भी दोनों नाम चलते हैं, पर ज्यादा सटीक नाम हड़प्पा सभ्यता ही है। और जहां तक मुझे पता है, हड़प्पा की पहली झलक तो बहुत पहले ही मिल गई थी, खुदाई से भी पहले। हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। पहली बार इसके कुछ सबूत 1826 में चार्ल्स मेसन नाम के एक व्यक्ति ने देखे थे। उन्होंने बस कुछ पुराने टीले और ईंटें देखी, पर वो समझ नहीं पाए कि ये क्या है। और फिर असली व्यवस्थित खुदाई लगभग 100 साल बाद 1921 में दयाराम साहनी ने की। जी, और यहीं से भारत के इतिहास का एक नया अध्याय खुला। ये साल और ये नाम दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो ये जो खोजबीन होती है, इसके पीछे एक पूरा विभाग काम करता है। ये भारतीय पुरातत्व विभाग, इसकी भी तो अपनी एक कहानी होगी। बिल्कुल। इस विभाग की नींव 1861 में रखी गई थी और इसे शुरू किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है ना? जी, इसीलिए क्योंकि उन्होंने ही भारत में पुरानी चीजों को एक वैज्ञानिक तरीके से खोजना और समझना शुरू किया। उनसे पहले लोग सिर्फ खजाने की तलाश करते थे, उन्होंने इतिहास खोजना शुरू किया। और फिर 1904 में लॉर्ड कर्जन ने इसे और बेहतर बनाया। हाँ, उसका पुनर्गठन किया। और जब 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई, तब इस विभाग के हेड जॉन मार्शल थे, जिनके नीचे दयाराम साहनी काम कर रहे थे। और ये काम साहनी जी के बाद भी रुका नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके बाद माधो स्वरूप वत्स और फिर मार्टिमर व्हीलर जैसे बड़े बड़े लोगों ने इस खोज को आगे बढ़ाया। और जैसे जैसे खोज आगे बढ़ी, इसका नक्शा भी बड़ा होता गया होगा। ये सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली थी? इसका फैलाव तो आज भी हैरान कर देता है। आप सोचिए, इसका सबसे उत्तरी सिरा मिलता है कश्मीर के मांदा में। कश्मीर में? और सबसे दक्षिण में? सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक। क्या बात है, मतलब कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक। जी। और पूरब में ये मेरठ के पास आलमगीरपुर तक है, और पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुत कागेंडोर तक। अगर किलोमीटर में अंदाजा लगाएं तो उत्तर से दक्षिण करीब 1400 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर। ये उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिला भी दें तो भी उनसे बड़ी थी। ये तो अविश्वसनीय है। इस विशाल फैलाव की बात से एक और सवाल दिमाग में आता है। जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, तब तो स्थिति बहुत अजीब हो गई होगी। हाँ, बहुत। जो सबसे बड़े नाम थे, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, वो सब पाकिस्तान में चले गए। उस वक्त ऐसा लगा जैसे भारत ने अपनी सबसे प्राचीन विरासत का बड़ा हिस्सा खो दिया है। तब भारत में कौन सी मुख्य जगह बची थी? उस समय भारत के हिस्से में सिर्फ 2 ही मुख्य स्थल आए थे। एक गुजरात का रंगपुर और दूसरा पंजाब का कोटला निहंग, बस। तो अब इस सभ्यता की पहचान पर आते हैं। इसे किस काल में रखा जाता है? इसे समझने के लिए 3 शब्द बहुत जरूरी हैं। पहला, ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक?
इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा समय जब लोगों को लिखना तो आता था, पर हम आज तक उनकी लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं। अच्छा, जैसे हड़प्पा की मोहरों पर जो लिखा है वो हम पढ़ नहीं सकते। बिल्कुल। दूसरा शब्द है कांस्य युगीन। मतलब ये लोग तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना सीख गए थे, जो एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी। और तीसरा? तीसरा और सबसे जरूरी, ये एक नगरीय सभ्यता थी। मतलब ये शहरों की सभ्यता थी, गांवों की नहीं। यहाँ पक्के घर, सड़कें, नालियां, सब कुछ था। आज भी कई शहरों में बारिश में पानी भर जाता है और वो लोग 4000 साल पहले इतना बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम बनाए हुए थे। ना हमाल की बात। पर ये सब कितना पुराना है? इसका समय कैसे तय किया गया? सबसे पहले तो जॉन मार्शल ने एक अंदाजा लगाया था, मेसोपोटामिया के लेखों से तुलना करके। उनके हिसाब से ये 3250 ईसा पूर्व के आसपास की थी। पर ये तो एक तरह का अंदाजा ही हुआ। हाँ, फिर विज्ञान ने हमें एक सटीक तरीका दिया, रेडियो कार्बन डेटिंग यानी C14 विधि। और उससे क्या पता चला? डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल ने इस विधि से बताया कि इस सभ्यता का सबसे विकसित दौर 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का था। और आज ज्यादातर इतिहासकार इसी को मानते हैं। तो हमारे पास एक तस्वीर बन रही है, एक विशाल शहरी सभ्यता जो आज से लगभग 4000 साल पहले अपने चरम पर थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये लोग थे कौन? और बस यहीं आकर कहानी में सबसे ज्यादा मतभेद शुरू हो जाते हैं। मतलब इस पर कोई एक राय नहीं है? बिल्कुल नहीं। कुछ भारतीय विद्वान जैसे लक्ष्मण स्वरूप और बीवी लाल, उनका कहना था कि ये आर्य लोग थे। अच्छा, और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ राखालदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो खोजा था, वो मानते थे कि ये द्रविड़ लोग थे, जिनकी संस्कृति आज हमें दक्षिण भारत में दिखती है। और विदेशी विद्वानों की क्या राय थी? मार्टिमर व्हीलर जैसे लोगों को लगता था कि ये सुमेरियन यानी मेसोपोटामिया से आए लोग थे। तो एक और थ्योरी ये भी है कि ये कहीं से नहीं आए थे, बल्कि यहीं की ग्रामीण संस्कृतियों से धीरे धीरे विकसित हुए थे। मतलब जितने विद्वान उतनी राय। जी बिल्कुल। तो आज तक इस सभ्यता की लगभग कितनी जगहें मिल चुकी हैं? आज तक करीब 1400 जगह खोजी जा चुकी हैं और सबसे ज्यादा 900 से भी ज्यादा भारत में हैं। अरे वाह! और पाकिस्तान में? पाकिस्तान में करीब 481 और 2 जगह तो अफगानिस्तान तक में मिली हैं। भारत में ये कहाँ-कहाँ फैली हुई है? भारत में तो कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और सबसे ज्यादा गुजरात में। गुजरात में तो लोथल और धौलावीरा जैसे बहुत बड़े नाम हैं। हाँ, लोथल एक बहुत बड़ा बंदरगाह था और धौलावीरा अपने अद्भुत वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता था। खुदाई में जो कंकाल मिले हैं, उनसे भी तो कुछ पता चलता होगा। क्या ये सब एक ही तरह के लोग थे? नहीं, कंकालों से पता चलता है कि यहाँ कम से कम 4 अलग-अलग प्रजातियों के लोग रहते थे, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा आबादी भूमध्य सागरीय यानी मेडिटेरेनियन लोगों की थी। चलिए अब कुछ सबसे जरूरी तथ्यों पर आते हैं जो सीधे सीधे याद रखने होते हैं। जैसे कौन सा शहर किस नदी के किनारे है और उसे किसने खोजा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा। और नदी थी रावी। ये याद रखना जरूरी है, सिंधु नहीं। ठीक है, हड़प्पा, रावी और मोहनजोदड़ो 1922 में राखालदास बनर्जी, और ये था सिंधु नदी के किनारे। अब भारत में आते हैं। राजस्थान का कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी और ये घग्गर नदी के किनारे है। और गुजरात का मशहूर बंदरगाह लोथल की खोज SR राव ने की और ये भोगवा नदी के किनारे हैं। ये 4 जोड़ियां तो बिल्कुल याद रखनी चाहिए। ये तो सच में बहुत काम की जानकारी है। तो अब तक की इस पूरी चर्चा को अगर हम कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना चाहें तो एक क्विक रिवीजन हो जाए। जरूर। तो सबसे पहली बात, इसका सही नाम क्या है? नियम के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि ये सबसे पहले खोजा गया स्थल था। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, इसकी पहचान क्या है? ये एक नगरीय यानी शहरी सभ्यता थी, कांस्य युगीन थी और आद्य ऐतिहासिक थी, क्योंकि हम इसकी लिपि पढ़ नहीं पाए हैं। और इसका सबसे मान्य समय? कार्बन 14 विधि के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसका फैलाव? चारों कोने? उत्तर में मांदा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुत का गेंडोर। और वो 4 मुख्य शहर और नदियां? हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर नदी और लोथल भोगवा नदी। और एक आखिरी बात, बंटवारे के बाद भारत में सिर्फ 2 ही मुख्य स्थल बचे थे। जी, रंगपुर और कोटला निहंग। कमाल है। ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में रह ही जाता है
एक सभ्यता जो इतनी विशाल, इतनी व्यवस्थित और इतनी उन्नत थी, आखिर वो गायब कैसे हो गई? और यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या कोई भयानक बाढ़ आई, या जलवायु परिवर्तन हुआ और नदियां सूख गईं? क्या किसी ने बाहर से हमला किया, या ये सभ्यता धीरे धीरे खुद ही बिखर गई? हमारे पास उनके शहर हैं, उनकी मोहरें हैं, उनके औजार हैं, लेकिन उनकी कहानी का आखिरी पन्ना खाली है। और शायद यही खाली पन्ना है जो आज भी खोजकर्ताओं को उन पुराने टीलों की तरफ खींचता है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। इसी तरह पढ़ते रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो।